नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में बदले की परिभाषा ही बदल देती है। बिल्कुल। कहानी का नाम है कन्फेशंस, मतलब इकरारनामा। और ये कहानी एक टीचर के कह सकते हैं एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के बारे में है जो जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये ऊपर से देखने में तो बस एक बदले की कहानी लगती है ना। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब समाज का मतलब कानून का बनाया हुआ सिस्टम फेल हो जाता है तो एक इंसान इंसाफ के लिए किस हद तक जा सकता है। और ये बच्चों के दिमाग की उन अंधेरी गलियों में भी ले जाती है जहां मासूमियत के पीछे बहुत खौफनाक इरादे छुपे हो सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से क्लासरूम में। टीचर हैं यूको मोरीगुची। स्कूल में उसका आखिरी दिन है। हाँ। वो अपनी क्लास के बच्चों को दूध के पैकेट बांट रही है। माहौल में थोड़ी शरारत है। बच्चे खुश हैं कि उनकी सख्त टीचर जा रही है, लेकिन यूको के चेहरे पे एक अजीब सी शांति है। और वो शांति ही सबसे डरावनी चीज है, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है ये कोई फेयरवेल नहीं है। नहीं, ये एक सजा की शुरुआत है। उस दिन क्लास खत्म होने से पहले यूको एक ऐसा लेक्चर देती है जो उन बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। बिल्कुल। वो क्लास का दरवाजा बंद करती है और बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है किस्मत। किस्मत। और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि उसके मंगेतर को एड्स था, जिसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की ताकि समाज उसकी बेटी पर उंगली ना उठाए। उसकी एक 4 साल की बेटी थी, मनामी, जो उसकी पूरी दुनिया थी। यहाँ कहानीकार ने बहुत बहुत चालाकी से माहौल बनाया है। जैसे ही क्लास में एड्स का जिक्र आता है, एक डर फैल जाता है, लेकिन यूको तुरंत बताती है कि वो और उसकी बेटी HIV नेगेटिव थे। ऐसा करके वो एक तरह से खुद को एक भरोसेमंद नरेटर के तौर पर स्थापित करती है। अच्छा। वो दिखाती है कि वो भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से बात कर रही है, और इससे वो जो अगला खुलासा करने वाली है उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और वो खुलासा तो दिल दहला देने वाला है। यूको कहती है, कुछ महीने पहले मेरी बेटी स्कूल के पूल में डूबकर मर गई। पुलिस ने कहा कि यह एक हादसा था, लेकिन यह हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था, और मेरी बेटी के कातिल इसी क्लास में बैठे हैं। ओह, एक पल में पूरे क्लासरूम की हवा बदल जाती होगी। सोचिए जरा। उन बच्चों के बारे में सोचिए। उनकी टीचर जिसे वो परेशान करके भगाने में कामयाब हो गए थे, अचानक उन पर अपनी ही बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। बिल्कुल। और वो उन कातिलों को नाम से नहीं बुलाती, वो उन्हें कहती है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। तो अब सवाल ये है कि हुआ क्या था। स्टूडेंट ए, जिसका असली नाम वातानाबे था, वो एक बहुत होशियार लड़का था। उसे बस एक ही धुन थी, अपनी माँ की नजर में जीनियस बनना। हाँ, जो खुद एक बड़ी वैज्ञानिक थी और उसे एवरेज कहकर छोड़ गई थी। तो ये सिर्फ माँ के प्यार की बात नहीं थी, ये अपनी पहचान बनाने की एक खतरनाक जिद थी। हाँ। वतनाबे ने एक एंटी थेफ्ट पर्स बनाया था जिससे बिजली का झटका लगता था। अच्छा। जब यूको ने सेफ्टी की वजह से उसके इस आविष्कार को साइंस फेयर से रिजेक्ट कर दिया, तो वातनाबे को ये अपनी पहचान पर हमला लगा। मतलब उसके अहंकार पर चोट। बिल्कुल। उसे लगा कि यूको ने उसकी काबिलियत को एवरेज कह दिया है, ठीक उसकी माँ की तरह। तो उसके लिए वो पर्स सिर्फ एक आविष्कार नहीं था। नहीं, वो दुनिया को दिखाने का तरीका था कि वो खास है। और जब अच्छे तरीके से पहचान नहीं मिली तो उसने बुरा तरीका चुना। बुरा तरीका। उसने अखबारों में पढ़ा था कि कैसे एक बच्ची ने अपने परिवार को जहर देकर मार डाला, और वो मशहूर हो गई। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर अच्छा बनकर नाम नहीं कमा सकते तो बुरा बनकर कमा लो। और इसी सोच ने उसे उस रास्ते पे डाल दिया। पर इस प्लान में स्टूडेंट बी यानी नाउ की, वो कैसे शामिल हुआ? नाउ की बिल्कुल अलग था। वो लीडर नहीं, फॉलोअर था। अच्छा। कमजोर, जिसे दोस्तों के सामने कूल दिखना था। यूको ने एक बार उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी? हाँ। वातनाबे ने उसे अपने प्लान में शामिल किया और वो मना नहीं कर पाया। शायद उसे लगा कि ये करके वो वातनाबे की नजरों में बहादुर बन जाएगा। तो एक का मकसद था पहचान और दूसरे का बस दोस्तों में धाक जमाना। हाँ। और इन दोनों ने मिलकर यूको की 4 साल की बेटी को उस पर्स से बिजली का झटका दिया। पर वो तो सिर्फ बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। तो ये कत्ल कैसे बना? और यहीं पर अपराध की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। असल कातिल स्टूडेंट ए नहीं बल्कि बी बन जाता है। अच्छा। वातनाबे ने प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही बच्ची बेहोश हुई वो घबरा गया। पर नाउ की
अपने दोस्त के सामने कमजोर न दिखने के दबाव में एक खौफनाक कदम उठाता है। वो क्या करता है? वो उस बेहोश लड़की को पूल में फेंक देता है। क्या? और सबसे भयानक बात यह है कि फेंकते वक्त उसे एहसास हो जाता है कि लड़की को होश आ गया है, वो जिंदा है। ओ नहीं। फिर भी वो उसे पानी में फेंक देता है। मतलब एक हादसा एक तरह के पीयर प्रेशर की वजह से कत्ल में बदल गया। हाँ, अपनी मर्दानगी साबित करने की एक बहुत ही गिरी हुई कोशिश। नाओकी ने वो कत्ल गुस्से या नफरत में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किया। और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। बिल्कुल। तो यूको ये सारी कहानी क्लास को बताती है। वो कहती है कि वो जानती है कि जापान का कानून मतलब 14 साल से कम के बच्चों को कोई सजा नहीं देगा। हाँ, उन्हें कुछ दिन बाल सुधार गृह में रखकर छोड़ दिया जाएगा। बस वो कहती है इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें खुद सजा दूंगी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इससे एक आम रिवेंज स्टोरी से बिल्कुल अलग बना देता है। वो बच्चों को बताती है आज सुबह मैंने तुम सबको दूध दिया, लेकिन 2 पैकेट अलग थे। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के दूध में मैंने अपने मंगेतर का HIV पॉजिटिव खून मिला दिया था। ये सुनते ही क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छा गया होगा। जाहिर है। 1 मिनट के लिए इस सजा की बनावट को समझिए, ये कितनी क्रूअल और कितनी जीनियस है। जीनियस? हाँ, यूको ने उन्हें मारा नहीं, उसने उन्हें मौत से भी बदतर चीज दी, मौत का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। मतलब असली जहर वो खून नहीं था। नहीं, बल्कि ये जानकारी थी कि उन्होंने वो खून पी लिया है। बिल्कुल। उसने उनके शरीर में एक वायरस नहीं बल्कि उनके दिमाग में डर का वायरस डाल दिया है। एक ऐसा डर जो हर दिन हर पल उन्हें अंदर से खाएगा। हाँ, और वो कहती है कि हर 3 महीने में उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि वो पॉजिटिव हुए या नहीं। उसने उनकी जिंदगी को एक वेटिंग रूम में बदल दिया है, जहां वो बस अपनी मौत का इंतजार करेंगे। और ठीक उसी वक्त स्कूल की घंटी बजती। क्लास खत्म हो गई, लेकिन उनकी सजा तो अभी शुरू हुई थी। तो इस मनोवैज्ञानिक बम का उन दोनों लड़कों पर क्या असर हुआ है? पहले बात करते हैं नाओकी की, स्टूडेंट बी। नाओकी, जो पहले से ही कमजोर था, वो इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरी तरह से टूट गया। स्कूल आना बंद कर देता है। हाँ, और खुद को अपने कमरे में कैद कर लेता है। उसे गंदगी और इन्फेक्शन का वहम हो जाता है। हाँ, कहानी में बताया है कि वो हर चीज को बार बार धोता है पर खुद महीनों तक नहीं नहाता। उसकी माँ परेशान होके उसे नए कपड़े, नए खिलौने सब ला कर देती है, पर वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। ये अपराध बोध का एक क्लासिक मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। इसे साइकोलॉजी में लेडी मैकबेथ इफेक्ट से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे शेक्सपियर के नाटक में लेडी मैकबेथ अपने हाथों से खून के काल्पनिक धब्बे मिटाने की कोशिश करती है। वैसे ही नाव की बाहरी सफाई करके अपने अंदर की गंदगी मतलब अपने गुनाह को मिटाना चाहता है। बिल्कुल। वो एक ऐसी मानसिक कैद में चला जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। और यूको उसे वहां भी नहीं छोड़ती, वो दूर से भी इस आग में घी डालती रहती है ना? हाँ, वो क्लास मॉनिटर और नए टीचर के जरिए नाओकी को हर हफ्ते कुछ नोट्स भिजवाती है, जिनके पहले अक्षरों को जोड़ने पर बनता है द मर्डरर डाई, यानी कातिल मरेगा। ये यूको के बदले का दूसरा लेवल है। वो सिर्फ डर पैदा करके नहीं रुकी, वो उस डर को लगातार पोस रही है, उसे जिंदा रख रही है। वो नाओकी को एक पल के लिए भी ये भूलने नहीं देना चाहती कि उसने क्या किया है और उसका अंजाम क्या होगा। और आखिरकार नाओकी टूट जाता है। वो अपनी माँ के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बता देता है कि लड़की जिंदा थी जब उसने उसे पूल में फेंका था। ये सच सुनकर उसकी माँ की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो फैसला करती है कि उसका बेटा एक राक्षस है और उसे जीने का कोई हक नहीं। वो उसे मारकर खुद भी मर जाने की कोशिश करती है। ये बहुत ही दुखद मोड़ है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे बदले का असर सिर्फ गुनाहगार पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। माँ का प्यार नफरत में बदल जाता है। हाँ, और वो नाकाम रहती है। और जब नाओकी देखता है कि उसकी अपनी माँ उसे मारना चाहती है तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो गुस्से में उसी चाकू से अपनी माँ का ही कत्ल कर देता है। तो यूको के बदले का पहला शिकार एक तरह से नाओकी की माँ बनी और नाओकी एक असली कातिल बन गया। अब आते हैं स्टूडेंट ए पर, वातानाबे पर। क्या वो भी नाओकी की तरह टूट गया? बिल्कुल नहीं। वातानाबे नाओकी के ठीक उलट था। वो एक नार्सिसिस्ट है। अच्छा। वो अपराध बोध को अंदर नहीं लेता, वो उसे बाहर की दुनिया पर थोप देता है। उसने HIV पॉजिटिव होने के डर को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना लिया। मतलब वो स्कूल में दूसरे बच्चों को अपना खून दिखाकर डराने लगा। उसने अपनी इस नई विलेन वाली पहचान को अपना लिया, क्योंकि इसी से उसे वो तवज्जो मिल रही थी जो वो हमेशा से चाहता था। बिल्कुल। वो क्लास मॉनिटर से दोस्ती भी करता है, उसे अपनी पूरी कहानी बताता है।
एक पल के लिए लगता है कि शायद उसे कोई समझने वाला मिल गया है। हाँ, लेकिन वो दोस्ती भी एक धोखा निकलती है। उसे पता चलता है कि क्लास मॉनिटर भी यूको के लिए ही काम कर रही थी। हाँ, वही उन कातिल मरेगा वाले नोट्स में अक्षरों को हाईलाइट करके नाओकी तक पहुंचाती थी। ये वातानाबे के लिए आखिरी कील साबित होती है। ये उसके इस विश्वास को और पक्का कर देता है कि दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है और वो अकेला है। और इस धोखे का बदला वो कैसे लेता है? वो वही करता है जो उसे सबसे अच्छी तरह आता है। वो हिंसा को और बढ़ा देता है। वो क्लास मॉनिटर का बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसे कोई पछतावा नहीं होता। नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसके लिए ये बस एक समस्या को रास्ते से हटाने जैसा था। वो अब पूरी तरह से भावनाओं से परे हो चुका था। वो जानता था कि कानून उसे कुछ नहीं कहेगा, और ये बात उसे और भी बेखौफ बना देती है। तो अब नाओकी जेल में है, क्लास मॉनिटर मर चुकी है। वातानाबे का अगला कदम क्या होता है? अब उसका मकसद क्या बचा है? अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी माँ का ध्यान खींचना। एक ऐसा धमाका करना कि पूरी दुनिया और खासकर उसकी माँ उसे देखे। तो वो स्कूल के एनुअल डे पर? हाँ, जहाँ सब बच्चे और उनके माँ बाप इकट्ठा होंगे, वहाँ भाषण के दौरान एक बॉम्ब फोड़ने की योजना बनाता है। वो इसका एक वीडियो भी बनाता है और अपनी माँ की रिसर्च वेबसाइट पर अपलोड करता है। हाँ, और साफ साफ कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। उसकी सोच देखिए कितनी विकृत हो चुकी है। एक बॉम्ब को अपना सबसे बड़ा आविष्कार कह रहा है। वो अपनी माँ को दिखाना चाहता है, आपने मुझे एवरेज कहा था ना, देखिए आपका एवरेज बेटा क्या कर सकता है। ये तवज्जो पाने की एक चीख है, एक बहुत ही खूनी और विनाशकारी चीख। तो एनुअल डे आता है, वातानाबे स्टेज पर भाषण देता है। भाषण खत्म होते ही वो अपने मोबाइल से बॉम्ब का बटन दबाता है। पर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, एक खामोशी। वो हैरान होकर ऑडिटोरियम से बाहर भागता है और सामने यूको खड़ी होती है। वो बताती है कि उसे बम के बारे में पहले से पता था। यूको हमेशा उससे एक कदम आगे थी। वो उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे। वातानाबे को लग रहा था कि वो गेम खेल रहा है, पर असल में वो हमेशा से यूको की बिछाई हुई बिसात पर बस एक मोहरा था। और फिर यूको अपने बदले का आखिरी और सबसे भयानक दांव चलती है। वो वातानाबे को बताती है कि उसने बम को डिफ्यूज नहीं किया। उसने बम को एक तोहफे के डिब्बे में पैक करवाकर वातानाबे की माँ के ऑफिस में भिजवा दिया था। और यहीं पर यूको का मास्टर स्ट्रोक पूरा होता है। बिल्कुल। यूको उसे कहती है, मैंने तुम्हारी माँ को एक फोन किया था। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है और उसने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। ओह गॉड। जैसे ही तुमने बटन दबाया, वो बम तुम्हारी माँ के ऑफिस में फट गया। तुम्हारी जिंदगी के एक नए अध्याय का स्विच तुमने अभी अभी खुद अपने हाथों से दबाया है। ये बदला लेने की इंतहा है, क्रूरता की पराकाष्ठा है। यूको ने वातानाबे को मारा नहीं। अगर वो उसे मार देती तो ये उसके लिए एक आसान अंत होता। इसके बजाय उसने वातानाबे से वो एक चीज छीन ली जिसके लिए वो जी रहा था, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। अपनी माँ का अटेंशन पाने की उम्मीद। उसने वातानाबे को अपने ही हाथों से अपनी दुनिया का सबसे कीमती इंसान मरवा दिया। उसने वातानाबे को ठीक वही दर्द दिया जो उसने यूको को दिया था, अपनी औलाद को खोने का दर्द। बिल्कुल। ये उसके नजरिए से एक क्रूर लेकिन मुकम्मल इंसाफ था। एक ऐसा इंसाफ जो कानून की किताबों में नहीं लिखा है। उसने वातानाबे को जिंदा छोड़ दिया इस एहसास के साथ जीने के लिए कि वो अपनी ही माँ का कातिल है। कहानी वातानाबे की दर्दनाक चीखों के साथ खत्म होती है। यूको का बदला पूरा हो चुका था। वाकई एक बहुत ही स्याह और उलझी हुई कहानी जो आपको अंदर तक हिला देती है। और ये हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हम अक्सर बदला लेने वाली कहानियों में हीरो के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन ये कहानी उस बदले की असली कीमत दिखाती है। ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां न्याय व्यवस्था इतनी लचर और नाकाफी है कि एक आम इंसान को इंसाफ पाने के लिए खुद एक राक्षस बनना पड़ता है। तो क्या ऐसी स्थिति में तो क्या ऐसी स्थिति में किसी का व्यक्तिगत बदला लेना कभी जायज हो सकता है, या फिर ये सिर्फ हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू करता है जो अंत में बदला लेने वाले समेत सबको अपनी चपेट में ले लेता है?